हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजखंड शर्मा एक बार फिर से मेरे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स अपन पढ़ रहे थे दोस्तों, और आज हम बात करने वाले आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। इससे पहला वाला जो वीडियो था दोस्तों, हमने बात की थी आर्टिकल 13 और 14 के बारे में हमने बात की थी दोस्तों। तो इसमें थोड़ा सा हमने बात की थी कि जो मूल अधिकार है यानी कि फंडामेंटल राइट्स है, उसका जो उल्लेख है दोस्तों हमारे इन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आर्टिकल 12 यानी कि इसमें राज्य को परिभाषित किया गया था, और आर्टिकल 13 जो आपका न्यायिक पुनरावलोकन है यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन में दोस्तों जो न्यायालय होता है दोस्तों, न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बताया गया है, और उनको दो पावर उसको दिए गए हैं। एक तो आपका जो उच्चतम न्यायालय जिसको आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग, और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 यानी कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाला जो मौलिक अधिकार है, उसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को रिट यानी कि याचिका निकालने की शक्ति दी गई है, जिसमें 5 प्रकार की याचिका वो हमारा न्यायालय निकाल सकता है। जिसमें हम कह सकते हैं एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कार्पस, और एक परमादेश यानी मैंडेमस, और एक अधिकार पर्चा यानी को वारंटो, और एक है प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन यानी कि आपका जो प्रतिषेध। इसके बाद में आपका उत्प्रेषण है। ऐसे कुल मिला के दोस्तों यानी कि उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को याचिका निकालने का अधिकार है दोस्तों। और फिर इसके बाद में दोस्तों आपका जो राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का जो अधिकार है, आर्टिकल 14 से 18 यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18, इसमें हमने आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 हमने पढ़ लिया था दोस्तों। यानी कि आर्टिकल 14 में हमने बात की थी कि विधि के साथ समग्र जो समानता का जो अधिकार है उसकी हमने बात की थी, और इसके बाद हमने आर्टिकल 14 में ही दोस्तों विधि का समान संरक्षण की भी हमने बात की थी, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो आपका आर्टिकल 16 है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। और इस आर्टिकल में दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसमें अधिकांश स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं दोस्तों। तो इसको कंफ्यूज का आज मैं दूर करने वाला हूं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो आर्टिकल 16 सॉरी, देखिएगा आर्टिकल 16 क्या है। पहले तो अपन बात करते हैं कि आर्टिकल 16 में कौन सी बात बताई गई है। तो दोस्तों आर्टिकल 16 बताई गई सरकारी नौकरी या सरकारी सेवाओं में जो समानता की बात करता है आर्टिकल 16। इसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 16 के कुछ सब आर्टिकल भी दे रखे हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 की बात अपन करेंगे कि आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में क्या बात बताई गई है दोस्तों। कि देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया कि सभी राज्यों के द्वारा सभी नागरिकों को राज्य के अंतर्गत दोस्तों रोजगार और नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि देखिए दोस्तों, हमारे भारत में जो 28 तो स्टेट हैं और 8 जो आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों, इन सभी राज्यों के अंदर दोस्तों सभी नागरिकों को एक तो रोजगार और एक नियुक्ति में अवसर की समानता दी जाएगी दोस्तों। यानी कि सबको इक्वलिटी दी जाएगी, किसमें, एक तो आपका रोजगार में और एक आपकी नियुक्ति में दोस्तों। ये जो आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बताता है, ठीक है। बात करते हैं आगे की दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 2, ठीक है। इसमें क्या बात बताई गई है। तो दोस्तों इसमें क्या बात बताई गई है कि राज्य के अंतर्गत रोजगार और नियुक्ति में, यानी कि रोजगार में और दोस्तों और नियुक्ति में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास अथवा उद्भव के आधार पर दोस्तों क्या नहीं किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बताता है कि हमारे भारत में जो सभी जो लोग हैं, यानी कि सभी भारतीय लोग हैं, जो रोजगार और नियुक्ति में केवल जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान और दोस्तों निवास अथवा उद्भव के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस आर्टिकल 16 क्लोज में ये बात बताई गई। थोड़ा सा इसमें देखो निवास स्थान, देखिएगा निवास स्थान की अब आगे बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल बात आ रही है दोस्तों। तो आर्टिकल 16 क्लोज 3 में क्या बात बताई गई, इसको देख लीजिएगा आप। देखिए दोस्तों,
आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में ये बताई गई है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार रोजगार में राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत क्या निवास के आधार पर दोस्तों स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिएगा अपने किसी भी राज्य में यहाँ के, यानी जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान की बात अगर हम करें तो राजस्थान में अगर कोई वैकेंसी आ रही है और वैकेंसी आ रही है तो हमारे जो राजस्थान की जो स्थानीय जो लोग हैं उनको क्या दी जाएगी दोस्तों, प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य राज्यों को बहुत कम प्राथमिकता दी जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपने जो केंद्र शासित प्रदेश मान लीजिएगा या अपने जो स्टेट है वहाँ के निवासियों के आधार पर उनको स्थानीय लोगों को क्या दी जाएगी, यानी कि वरीयता उनको सबसे पहले दी जाएगी, बाद में अदर स्टेट के जो भी एम्प्लॉयमेंट या हम कह सकते जो लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो दोस्तों ये जो कानून है, ये जो प्राथमिकता देने का कानून, ये हमारी पार्लियामेंट बनाती है दोस्तों, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि परंतु इसके लिए विधि का निर्माण यानी कि कानून का निर्माण हमारी संसद बनाती है दोस्तों। तो ये आपका आर्टिकल 16 क्लॉज 3 बताता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ये क्या कहता है कि इसमें ये बात बताई जा रही है कि नागरिकों किन्हीं पिछड़े वर्गों को राज्य के अंतर्गत रोजगार एवं नियुक्ति में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। ये बताया जाता है कि नागरिकों को आरक्षण की जो बात है दोस्तों वो कौन से आर्टिकल में बताई जाएगी, तो आपको बताना है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बताई जाएगी। देखिए यहाँ पे आपको पिछड़े वर्गों की बात अपन करें तो पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, देखिएगा यदि इन वर्गों का राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी कि ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा जो सरकारी सेवाओं में या राज्य की सेवाओं में क्या है बिल्कुल कार्यरत है, उन लोगों को दोस्तों आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। तो ये बात बताई गई आपके आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में। देखिए दोस्तों पिछड़े वर्गों की बात कर रहा है, कास्ट की बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात अपन करेंगे कि पिछड़े वर्ग होते क्या हैं दोस्तों। देखिएगा आगे बात करते हैं पिछड़े वर्गों की। देखिएगा सॉरी, पिछड़े वर्गों की अगर बात कर लें तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग का अभिप्राय क्या है। देखिएगा हमारा जो संविधान है, संविधान में नागरिकों के पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन 1779 में यानी कि 1979 में एक मंडल था यानी कि बीपी मंडल, जिसका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ये बताता है कि पिछड़े वर्ग कौन होते हैं, ठीक है ना। देखिएगा ये बता रहे हैं कि ये जो आयोग है ये क्या कहता है इसके बारे में। देखिएगा इसके बारे में ये कहता है कि भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं वही पिछड़े वर्ग के लोग हैं। ये कहता है कि भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं ना ये सभी क्या है दोस्तों, ये पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं। ये जो अपना जो बीपी मंडल यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ये बताता है कि पिछड़ा वर्ग किसे कहेंगे, जो भारत में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उन्हें पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें हमारी जो गवर्नमेंट का जो क्या विचार है उसकी हम बात कर लेते हैं कि हमारी सरकार का विचार इसके बारे में क्या है। देखिएगा एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट और एससी शेड्यूल ट्राइबल के लिए स्वतंत्रता के बाद से ही सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान किया गया था। देखिएगा आपका एससी और एसटी यानी कि जो आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कास्ट है दोस्तों, इनको स्वतंत्रता के बाद से ही उनको सरकारी नौकरी में क्या प्रदान किया गया था, आरक्षण प्रदान किया गया था। किंतु संघ सरकार की सेवा में यानी कि संघ सरकार की सेवा में पिछड़ी जाति के लिए पहली बार आरक्षण बीपी सिंह सरकार यानी कि 1990 में मिला था दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये है कि आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को स्वतंत्रता के बाद से ही उनको सरकारी सेवा में आरक्षण दिया गया था, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में यानी कि केंद्र सरकार की सेवा में पिछड़े वर्ग के लिए पहली बार जो आरक्षण का जो प्रावधान था वो 1990 में मिला था। और कब किनकी सरकार में, बीपी सिंह की सरकार के समय उनको पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट की सेवा में आरक्षण मिला था 1990 में। तो ये थोड़ा सा आप टेक्निकल बात याद रख लीजिएगा।
एक विशेष बात अगर हम करें तो नरसिंह राव की सरकार के समय आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण दिया गया है। यानी कि अभी आप ये बात जान चुके हो कि जो नरसिंह राव की जो सरकार थी दोस्तों, उस समय जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिया गया था। लेकिन आज प्रेजेंट में जो जनरल कैटेगरी को यानी कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को क्या दिया गया, 10% आरक्षण दिया गया था। तो ये बात आप याद रखिएगा। बात ये याद रखिएगा कि जो आपका आर्थिक आधार पर जो दिया गया आरक्षण था आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को, वो कितना परसेंट था, वो 10% था। और किसकी सरकार के समय दिया गया था दोस्तों, वो नरसिंह राव की सरकार के समय दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था, वो उसके प्रति हमारी जो न्यायपालिका उसका क्या निर्णय है वो हम देख लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि जो न्यायपालिका का निर्णय इसके बारे में है कि जो एक वाद था दोस्तों, इंदिरा साहनी वाद, जो 1992 यानी कि 1992 में आया था। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो लोगों को जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया था वो दोस्तों वो असंवैधानिक है। यानी कि असंवैधानिक संवैधानिक नहीं है। ये इस न्यायपालिका के द्वारा यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया था 1992। कौन से वाद में? इंदिरा साहनी वाद के मामले में। ठीक है दोस्तों। एक विशेष बात और कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय समाज में पिछड़ापन मूलतः सामाजिक है। ये क्या कहता है सर्वोच्च न्यायालय कि जो पिछड़ापन है उसको किस श्रेणी में रखा गया, यानी कि सामाजिक के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। एक मिनट। हाँ जी दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं आगे की।